हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है और उस न्यू बैच में कंटिन्यूअस आपके लिए हम वीडियोस डाल रहे हैं। साइंस और मैथ्स के दोबारा सब वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन एक बार ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है। मतलब सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, साइंस के, मैथ्स के, SST के। तो आप उसको देख के पढ़ाई करते रहो। पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूअस बच्चों ने देखा है और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं एग्जाम में। तो आप लोग भी जरूर से कीजिएगा और नए नए वीडियोस को भी देख के अच्छे अच्छे कंसेप्ट क्लियर करके और अच्छे मार्क्स लेके आएगा। और साथ ही में शेयर भी करना है यार, बहुत कम लोगों को पता चल रहा है कि हम न्यू वीडियोस डाल रहे हैं अच्छी तरीके से डिजिटल बोर्ड के साथ। तो प्लीज शेयर करते रहना। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो 8 स्टैंडर्ड का हमने चैप्टर 5 की शुरुआत की थी, जिसका नाम था इनसाइड द एटम। ये चैप्टर का 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर हो गया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, जैसे कि हमने डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी देख लिया था, रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देख लिया था। ये सभी चीज देखने के बाद हमने फिर नील का जो बोर मॉडल था वो हमने देखा। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज क्या होता है, ये डिटेल में कवर कर लिया था। और आज तीसरा लेक्चर लेकर आए हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं किसकी, कि जो भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे हम कर सकते हैं एलिमेंट्स के केस में, वैलेंसी क्या होता है, और साथ ही में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज आइसोटोप्स वगैरह ही देखेंगे। और आज ये सब टॉपिक्स देखने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम करेंगे। तो सबसे पहला तो आज का टॉपिक है वो होने वाला है दोस्तों क्या, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट होता क्या है। देखो, सबसे पहली बात, जैसे हमने देखा कि कोई भी मेरे पास क्या है, एक एटम है। मान लो क्या है, ये मेरे पास एटम है। तो ये एटम जो होगा किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। तो लेट सपोज कि ये जो एटम है सोडियम नाम का, क्या नाम है इसका, नाम है सोडियम नाम का। मान लो ये मेरे पास एटम है। तो जैसे मैंने बोला कि भाई जो एटम होता है वो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये मान लो ये क्या है, मैंने सोडियम एटम का न्यूक्लियस बनाया है। उस न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं। हमें किससे खेलना है, हमें इलेक्ट्रॉन से खेलना है और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही मोस्टली स्टडी करना है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। तो मान लो कि एक शेल यहां होगा, क्योंकि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो KLMN शेल मैंने बताया था, ये वाला चीज आपको याद होगा, लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा है। अगर आपने नहीं देखा ये वाला तो मिस कर दोगे, जाओ लेक्चर नंबर 2 देख लेना अगर आपने नहीं देखा होगा तो, फिर आना लेक्चर नंबर 3 पे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 में मतलब 2 में जो हमने डिस्कस किया, तो हमको पता है कि भाई शेल्स बनते हैं ऐसे, ठीक है। क्या बनते हैं दोस्तों, शेल्स। तो मान लो ये मेरे क्या है, शेल्स है। ये K शेल होगा, ये L शेल होगा, L, M और N, ये 4 शेल होते हैं। लेकिन ये चारों शेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कितने, K में 2 हो सकते हैं मैक्सिमम, L में 8, उसके बाद 18 और फिर 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो पता कैसे चलेगा, दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किस पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उस एलिमेंट के, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो होता क्या है, अगर आप देखोगे होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं सोडियम का। सोडियम को हम लोग सिंबल के हिसाब से Na लिखते हैं। और कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको उन एलिमेंट्स का एटलीस्ट एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। और एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर भी, और हमारा जो एक और चैनल है JR टॉक्स नाम का, फिर हमने शॉर्ट्स भी बनाया है JR शॉर्ट्स के ऊपर। तो बस आपको यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है। मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत फेमस है, कि हाउ टू लर्न एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट। 1 से 30 तक का मैंने बनाया है। तो आपको एक ट्रिक बताइए, तो किस प्रकार से आप 1 से 30 तक के एलिमेंट, कि अगर मैं आपको पूछूं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपके मुंह पे आना चाहिए 17 होता है। कैल्शियम का कितना होता है, भाई बोलोगे 20 होता है। तो इस प्रकार से चीजें आपको माइंड में आनी चाहिए। तो मैं आपको बोलूं सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चा, वो होता है 11। क्या होता है, 11, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए वो वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे करते करते हमने पूरा बताया हुआ है, ठीक है। चल, तो सोडियम का 11 है। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, यानी EC, शॉर्ट में लिख रहा हूं EC निकालना है, तो आपको पता है देयर आर 4 शेल्स, और ये चारों शेल्स में ही ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये जो एटॉमिक नंबर 11 जो है सोडियम का, एटॉमिक नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था ऑलरेडी, एटॉमिक नंबर ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि पहला जो शेल है, जैसे हमने इसके पहले देखा कि पहला शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो आप पहले शेल में तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो पहले शेल में आप क्या लिखोगे, 2, मतलब इस K के पास क्या आ जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है। K के पास क्या आ जाएगा, 2 जाएगा। अब अगला जो शेल होगा उसके पास मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, हमने बताया था आपको, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। मतलब जो अगला शेल होगा उसके पास मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तो आपको 2 के बाद क्या लिख देना है, 8। अगर आप काउंट करो इन दोनों को, 2 और 8 दोनों मिला के 10 हो गए।
बराबर। लेकिन हमारे पास तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सोडियम का निकाल रहे हो तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 11 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 2 और 8 तो आपने लिख दिया, यानी जो तीसरा शेल होगा उसको मैक्सिमम 18 एलिमेंट लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो एक ही बचा है, तो जो बच रहा है वो लिख दो ना ही, जो बच रहा है वो तो लिखना ही पड़ेगा। तो यानी कि आपका M जो शेल है उसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये जो आपने कॉमा करके लिखा है कि 2, 8, 1, यानी K में, L में 8 और M में 1, ये जो आपने लिखा है इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिस्पेक्टिव शेल्स वी कैन कंसीडर एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अब और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल आपके लिए छोड़ूंगा, कुछ एग्जांपल आपको होमवर्क भी दूंगा। चलो अब मैं लेता हूं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो सेकेंड एग्जांपल, मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं, Mg, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। तो अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बच्चा, ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? सेम आपको क्या करना है, ये बनाना है, छोटा सा बनाता हूं आपके लिए, क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता है। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, चारों शेल बन गए, क्या हो जाएगा, KLMN, चारों शेल बन गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप लिखना चाहते हो बच्चा, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? पहले शेल में कितने आएंगे, पहले शेल में कितने आएंगे भाई, ऑब्वियसली 12 है मेरे पास, तो पहले शेल में तो 2 लिखोगे, तो K के पास 2 आ गए, L के पास भी 8 आ जाएंगे, दूसरे शेल में 8 तो आएगा, तो 2 + 8 10 हो गया, बचा कितना है, 2, तो लास्ट में जो बच गया वो लिख दो, 2, 8, 2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, या फिर कोई भी एक क्लोरीन हो सकता है। तो चलो क्लोरीन का बताता हूं, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो Al होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है। तो कैसे लिखोगे, 13 नहीं, माफ करना, 17 होता है। एल्यूमिनियम का होता है, मैंने एल्यूमिनियम लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं, Cl होता है क्लोरीन, क्लोरीन Cl होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं। तो क्लोरीन का Cl एटॉमिक नंबर 17। तो आप क्या करोगे, मान लो कि मेरे पास एक एटम है और उन एटम के ऊपर घूम रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3 शेल, 4 शेल, 4 शेल मैंने बना दिए, ठीक है, 4 शेल मैंने बनाए हैं। अब ये चारों शेल जो होंगे, ये K होगा, ये L होगा, ये M होगा, ये N होगा, सबके कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगे। तो हमारे पास 17 ये है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, पहले में तो 2 ही आएंगे, तो पहले में तो 2 लिखोगे पहले शेल में, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तो 8 लिख दिया, 2 + 8 10 हो गया। दूसरे में क्या लिखा आपने, L के पास क्या है, 8 एलिमेंट्स है, माफ करना 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 हो गए, तो 10 हो गए यहां पे कुल मिला के। आखिरी शेल में, मतलब जो तीसरा शेल होता है M में होता है, मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, 18 लिख सकते हो, लेकिन आप क्या लिखोगे, 2, 8, क्या बच रहा है यहां पे हमारे पास, 2 और 8 10 हो गया, 17 है हमारे पास, 17 में से 10 का कितना बच रहा है, 7, तो 2, 8, 7, इसके आगे कोई बच रहा है क्या, नहीं, तो आपको रुक जाना है और ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आप लोग के लिए एक टास्क दे रहा हूं, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग क्या करोगे, ध्यान से देखना बच्चे, ये आप लोग के लिए टास्क है और मैं चाहता हूं इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे मुझे। तो आप लोग के लिए सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर कैल्शियम, और एक और दे देता हूं, चलो इसका दे दूं, ऑक्सीजन, ये 4 एलिमेंट मैंने दिए हैं, ये चारों का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कमेंट करके बताना है लाइन वाइज, पहले सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन। तो आप लोग के लिए मैं टास्क दे रहा हूं कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे कमेंट करोगे। आप देख सकते हो कितना ईजी है, चुटकी बजाते ही आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सीधा अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है वैलेंसी। तो जिस भी बच्चों को, जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आ गया, उसको वैलेंसी निकालने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, अगेन एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगेन एग्जांपल लेते हैं। मैं वैलेंसी होता क्या है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले एग्जांपल से समझो। वैलेंसी का एक डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि द नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और दैट इज द गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि द रिक्वायरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन और टू गिव द इलेक्ट्रॉन, जो भी जरूरत पड़े, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन देने की नौबत आ जाए तो इलेक्ट्रॉन दे दे, और इलेक्ट्रॉन लेने की नौबत आ जाए तो इलेक्ट्रॉन ले ले, तो कितना दिया या फिर कितना लिया, वो जो इलेक्ट्रॉन वो हो रहा है वो होगा उसका वैलेंसी। तो एग्जांपल कैसे करेंगे, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेम चीज करना है, मान लो कि मेरे पास उसका एटम है, उसके शेल्स बना लो, क्या होगा, KLMN शेल्स,
ठीक है, क्या हो जाएंगे, के एल एम शेल, एन भी होगा लेकिन एन की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी आप बना के रख लो एम शेल। ठीक है, अब मान लो कि 13 को आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप क्या लिख रहे हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी जिसको मैं शॉर्टकट बोलता हूं वो लिख रहे हैं। तो पहले में 2 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, पहले में 2 आ जाएगा, दूसरे में 8 आ जाएगा, 2 और 8 10 हो गए। ठीक है, 13 है मेरे पास, तो 2 8 3 आ जाएगा, यानी एम में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 8 3 आ गया। ये आपने क्या निकाल दिया, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया। यानी वैलेंसी निकालने के लिए भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद आपको पता है कि 2 कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए उसके लिए। कंसेप्ट है ड्यूप्लेट और ऑक्टेट का। ड्यूप्लेट और ऑक्टेट, ये होता क्या है, ये 2 चीज को समझ लोगे आधा से आधा ये चीज समझ जाओगे। देखो, ड्यूप्लेट का मतलब होता है कि लास्ट में 2 हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ऑक्टेट का मतलब होता है लास्ट में 8 हो सकते हैं। तो कभी भी जो शेल्स होते हैं ना, जो शेल हम जो बनाते हैं शेल, ये जो शेल की हम बात करते हैं, ये जो शेल्स की हम बात करते हैं, इसके लास्ट में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स तक ही लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट माना जाता है 8। ऑक्टेट मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन ही हम मैक्सिमम लिख सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये ऑक्टेट का रूल है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, इस केस में क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 8 3, तो लास्ट में इसको 8 बनाना है। यानी इसके लास्ट में या तो 8 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो डुप्लेट होना चाहिए, या तो ऑक्टेट होना चाहिए। मतलब आउटर मोस्ट शेल जो होता है, आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे बाहर वाला शेल, ये इसका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का ये पहला शेल, मतलब न्यूक्लियस का नहीं, माफ करना, वो जो भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन का ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, तो ऐसे शेल्स है उसके पास। तो जो सबसे बाहर वाला शेल है वो होगा उसके लिए आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल फिलहाल में उसके लिए एन नहीं है, आउटर मोस्ट शेल उसके लिए फिलहाल में क्या है, एम है, क्योंकि एम के पास वो आके खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए आउटर मोस्ट शेल कौन है, एम। एम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैं बोलूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यानी आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मैंने रूल बताया कि या तो लास्ट में 2 होना चाहिए, या तो लास्ट में 8 होना चाहिए, तो मुझे बताओ ये 2 तो हो नहीं सकता, तो 8 हो सकता है, बराबर है, ये 8 हो सकता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, तो अगर इसको मुझे 8 बनाना है, क्योंकि 2 से बड़ा हो गया तो 2 से तो 2 तो नहीं होगा, 2 से बड़ा हो गया ये, तो 3 है, तो ये 8 बन सकता है। तो अगर इस 3 को मुझे 8 बनाना है, तो मुझे कहीं से लाके इसको 5 देना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा, या तो ये भाई साहब इतने ईमानदार है कि इसके पास जो 3 है ना, इसके पास जो 3 है वो किसी को दे दे, तो लास्ट में ऑटोमेटिकली 8 आ जाएगा। मतलब पहले से इसके पास 3 था, +3 था, तो ये अपना +3 उठा के, ये क्या करेंगे भाई साहब, ये अपना +3 उठा के किसको दे देंगे, किसी को दे देंगे, कोई भी XYZ जो भी एलिमेंट होगा उसको जरूरत पड़ेगी तो वो दे देंगे। तो इजी क्या है, किसी से 5 लेना इजी है कि अपना 3 दान में दे देना इजी है, जिसका पलड़ा भारी है वो जीतेगा। तो 5 लेना मतलब 5 ले रहा हूं, लेकिन दे तो 3 ही रहा हूं ना, तो फायदा किसमें, 3 दे देता हूं भाई, क्या करना है मेरे को, इसमें सेल्फिश वाला काम मत करना, तो आप बोलोगे सर मैं क्यों 3 दूं अपना, तो ये वाला बात नहीं करना। 5 और 3 में से इजी क्या है, 3 देना, 5 लेने से अच्छा मैं 3 दे दूंगा, तो 3 देना उसके लिए आसान है। तो जब ये 3 दे देगा तो यहां से ये हट गया, तो लास्ट में 8 बच गया, मतलब इसका जो ऑक्टेट है, जो 8 होना चाहिए लास्ट में, वो कंप्लीट हो गया। तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, या तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। तो इसने अपना 8 किसी, मतलब सॉरी, जो 3 था वो किसी को दान में दे दिया, जिससे होगा क्या कि जितना भी उसने इलेक्ट्रॉन को दान में दिया वो बन जाएगा उसका वैलेंसी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस केस में जो क्या है, ये एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी है वो है 3, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3। समझ में आया वैलेंसी कैसे निकालते हैं, और एक एग्जांपल से समझाता हूं, टेंशन मत लेना, बिल्कुल चिंता की बात नहीं बच्चा, ये सब आप पहली बार सीख रहे हो, तो कोई गड़बड़, कोई मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो एक और मैं एलिमेंट ले लेता हूं, क्या ले लूं, ऑक्सीजन ले लूं, नियॉन, कुछ जो भी लेना है आप ले सकते हो, मान लो ऑक्सीजन ले रहा हूं, ठीक है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। अगर मैं इसका ये बनाऊं, हमारा क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस बनाऊं, उसके अराउंड में हमारा शेल्स बना लो, ठीक है। तो शेल्स के हिसाब से अगेन ALM शेल्स, और इसका जो ये होगा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, आप कैसे लिखोगे, पहले में आ जाएगा 2, ठीक है, लेकिन इसके पास टोटल में ही 8 है, तो 8 में से 2 पहले लिख दिया, तो बचा हुआ कितना है, 6 लिख दिया, तो यानी अगले में L में कितना आ सकता है, 6 आ सकता है, क्योंकि वो उसके पास 6 ही बचा है, ठीक है। तो M का काम है क्या, यहाँ पे M का काम नहीं है, मतलब जो तीसरा शेल है इसमें का रोल नहीं है, 2 ही शेल बनेंगे K और L, जिसमें पहले में 2 है, दूसरे में 6, तो 2,6 है यहाँ पे, 2,
6 है, तो ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑक्सीजन इज 2,6। लेकिन अगर मुझे कोई पूछ दिया कि इसका वैलेंसी भी बताओ, तो आप क्या बोलोगे इसका वैलेंसी क्या है? अगर आप देखोगे इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये क्या करेगा? अगर इसके पास 6 है, देखो यहां पे ध्यान से, इसके पास 6 है, इसको 8 का सपने आ रहे हैं, लास्ट में 8 होना चाहिए या तो लास्ट में 2 होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो या तो वो अपने 6 को दे देगा और 2 बन जाएगा। कैसे? अगर अपना 6 को दे दिया, इसने 6 को दे दिया, तो क्या बच रहा है? सिर्फ 2 ही बच रहा है, इसमें 6 हट गया तो 2 ही बचेगा ना, तो अपना 6 दे देगा तो 2 बच गया। या तो वो किसी और से क्या कर देगा? +2 ले लेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अपने पास और क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो अपना 6 दे दूंगा या तो किसी से 2 ले लूंगा, क्या आसान है, इजी क्या है? अपना 6 देना आसान है कि किसी से 2 ले लेना आसान है? भाई 2 लेना आसान है, तो ये क्या करेगा? किसी से 2 ले लेगा। तो कितना लिया? 2 लिया, तो इसके लिए वैलेंसी कितना है? 2। समझा कितना इजी है? एक और बता दो, चलो एक लास्ट एग्जांपल बताता हूं, फिर हम लोग आपके लिए होमवर्क दे देंगे बाकी के एग्जांपल। चलो ध्यान देना, एक और एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ, क्या ले लूं? कार्बन ले लेता हूं, चलो ठीक है। अब ये कार्बन की हम बात करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले में 2 होगा, टोटल 6, तो पहले में 2 लिखा तो दूसरे में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। वैलेंसी बताओ क्या होएगा? 4 है लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर 4 किसी से लेगा तो 8 बन जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। या तो अपना 4 दे देगा तो लास्ट में 2 बच जाएगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या करेगा? 4 किसी से लेना आसान है कि अपना 4 देना आसान है? 4 लेना या फिर 4 देना, भाई दोनों ही कंडीशन में 4 ही है, तो कहने का मतलब या तो ले या तो दे, दोनों एक ही बात है। तो कितना ले रहा है, कितना दे रहा है? या तो देगा भी तो 4 ही देगा, लेगा तो 4 ही देगा, तो 4 दे रहा ले रहा है ना। अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कितना लेन देन हो रहा है? 4 का ही हो रहा है, इसीलिए वैलेंसी इसका 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो चलो बच्चा पार्टी, आपके लिए कुछ होमवर्क दे देता हूं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, वैसे ही आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स माफ करना वैलेंसी निकालने के लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूं। तो सबसे पहले आप मैग्नीशियम का निकाल दो, शायद मैग्नीशियम का दिया था आपको, नहीं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक दिया था, कोई बात नहीं, दूसरा दे देता हूँ। चलो आप निकाल दो, सोडियम का निकाल दो, नियॉन का निकाल दो, सिलिकॉन का निकाल दो और एक पोटेशियम का निकाल दो। इतना निकाल दो बस, और बाकी ये सबका वैलेंसी मुझे कमेंट करके बताना कि ये सभी का वैलेंसी कितना आएगा। कमेंट कर दोगे नहीं? ईमानदारी से होमवर्क करना, बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फटाफट से इन टॉपिक्स का जो भी मैंने आपको बताया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज द वैलेंसी, दोनों के होमवर्क जरूर से मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। यहां पे हमारा ये जो टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी होता है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है दोस्तों आइसोटोप्स। अब ये आइसोटोप भाई साहब क्या है? ये आइसोटोप का मतलब क्या होता है? ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं नेचर के अंदर जिनके एटम्स के अंदर सेम एटॉमिक नंबर हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो सकते हैं। क्योंकि देखो यूजुअली मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी अगर एटम की मैं बात करता हूं तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, वो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, बराबर। लेकिन उसका जो एटॉमिक मास होता है भाई, एटॉमिक मास क्या होता है बच्चा? ये मैंने आपको बताया था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, और मास जो होता है मतलब उस एटम का पूरा जो वजन है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके न्यूक्लियस पे। और न्यूक्लियस में 2 ही चीज प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितना भी वजन रहेगा वो रहेगा उसका एटॉमिक मास। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि कभी कभी कुछ ऐसे एटम्स भी पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं जिनके एटम्स के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उनका जो मास नंबर है यानी जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग हो सकता है। यानी सच एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कैसे याद रखोगे? मैंने भी बचपन में ऐसे याद किया था। आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर अलग। तो अगर ऐसे एटम पाए जाते हैं एलिमेंट में, सेम एलिमेंट में, एक ही एलिमेंट के अंदर ऐसे पाए जा रहे हैं कि उसके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन भैया मास नंबर यानी एटॉमिक मास अलग अलग हो रहा है, तो उन पर्टिकुलर एटम को आइसोटोप कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि जो कार्बन जो एलिमेंट है ना उसके अंदर 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, मतलब 3 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। इन शॉर्ट बोलने का मतलब, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो 3 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। एक कार्बन होता है C12, दूसरा होता है C13, तीसरा होता है C14। C12, C13, C14 ये 3 टाइप के कार्बन एटम है तो कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन होता है 6, तो तीनों के जो एटॉमिक नंबर है वो 6 ही रहेंगे, यानी एटॉमिक नंबर इज सेम लेकिन उसके मास नंबर एक का है 12, एटॉमिक मास 12 है, इसका एटॉमिक मास 13 है, एटॉमिक मास 14 है, यानी सेम एटॉमिक नंबर है
तीनों कार्बन के, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है, इसीलिए ये तीनों कार्बन क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखो ध्यान से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 12C, 13C एंड 14C। और ये ऊपर जो 12, 13, 14 लिखा है वो क्या है, उसका एटॉमिक मास। हमेशा किसी भी एलिमेंट के जो सिंबल होता है उसके ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है और नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। ठीक है, अगर ऐसे में बात करूं तो ऐसा आप लिख सकते हो, 6, तीनों में 6 है एटॉमिक नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। और यही जो आइसोटोप है इसका सेम प्रोटॉन होता है बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर होता है। प्रोटॉन नंबर सेम होगा, मतलब तीनों में प्रोटॉन भी सेम है, लेकिन फर्क कहां पे पड़ा, न्यूट्रॉन नंबर एक एक बढ़ गया, इसीलिए इसका एटॉमिक मास भी बढ़ गया। समझ में आया। तो इसी को बोलते हैं आइसोटोप्स। ओवरऑल उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से हमने समझाने की कोशिश की। अब ये जो आइसोटोप्स हमने पढ़ा, इसका कहीं ना कहीं यूज भी होता होगा भाई, कुछ अलग चीज है, कुछ अलग एलिमेंट है भाई, एटम्स उसके अंदर अलग अलग है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग अलग है, तो ऐसा क्या चीज है, इसका यूज क्या होता है भाई, तो हम पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आइसोटोप जो होता है, कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब कुछ इसके आइसोटोप्स थोड़े से रेडियो एक्टिव, जिसमें से रेडिएशंस निकलते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन बनाने में, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में, ऐसे अलग अलग तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एग्जांपल वाइज बात करें तो यूरेनियम नाम का, यूरेनियम 235, यूरेनियम एक एलिमेंट है और उसका एक आइसोटोप है यूरेनियम 235 नंबर का। तो यूरेनियम 235 एक ऐसा आइसोटोप है जो न्यूक्लियर फ्यूजन में इस्तेमाल होता है। व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, जो वो बम्बार्डमेंट होता है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना, जैसा आपको पता है एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसे कुछ तो कंपनी का नाम है, जिसका काम है न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी इज नथिंग बट यहाँ पे यूरेनियम 235, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है बड़े स्केल में। आप देखे होंगे हमारे जहां पे मैं रहता हूं उसके 10-15 किलोमीटर के रेडियस में ही एक तारापुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट वॉज द एशियाज ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। इंडिया का तो है ही, लेकिन एशिया का भी शायद बड़ा, ऐसा आई एम नॉट श्योर, बट इंडिया का तो सबसे पुराना है। सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरे इंडिया का वही है, तारापुर, जहां पे हम रहते हैं, 10-15 किलोमीटर। मैंने देखा भी है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसा दिखता है बाहर से, अंदर अलाउ नहीं होता है। ठीक है, अंदर सिर्फ साइंटिस्ट को अलाउ रहता है। फिर अगला है आइसोटोप कोबाल्ट 60 नाम का। कोबाल्ट एक एलिमेंट है, उसका आइसोटोप है कोबाल्ट 60। तो इसका इस्तेमाल मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए होता है, अलग अलग बीमारी को ठीक करने के लिए, जैसे कि कैंसर। इसके अलावा आयोडीन 131 आइसोटोप का इस्तेमाल होता है ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। आपको पता है गॉइटर मतलब घेंगा, ऐसा कुछ तो नाम था उसका। तो यहाँ पे ये जो ग्लैंड है ना, ये पूरा बढ़ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। पहले की बीमारी थी, बहुत सारे लोग को होता था आयोडीन की कमी की वजह से। तो यह जो आयोडीन 131 नाम का है, जिसको सॉल्ट्स में मिलाया जाता है, आपने देखा होगा कि जो नमक होता है आयोडीन युक्त नमक बोला जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि गॉइटर ठीक किया जा सके। फिर एक कार्बन 14 C14 जो अभी हमने पढ़ा, C12 C13 C14, तो उसमें से जो C14 नाम का जो कार्बन का आइसोटोप है, इसका इस्तेमाल होता है डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। यानी देखो कभी कभी खुदाई करती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, ASI डिपार्टमेंट क्या करता है, खुदाई करता है, उसको क्या मिलता है, कंकाल मिल जाता है, कुछ पुरानी वस्तुएं मिल जाती है, कुछ कॉइन्स मिल गए, किसी का कुछ सोने का कुछ आभूषण मिल गया, तो हम पता लगाते हैं कि कितने साल पुराना है। तो देखो वो लोग बोलते हैं कि हाँ ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 साल पुराना लग रहा है। तो वो लोग कैसे बता पाएंगे कि ये 1000 साल पुराना है, ये डायनासोर की हड्डी मिली है कितने साल, 5000 साल पुरानी, कैसे पता चलेगी, मिलियन साल पुरानी कैसे पता चलेगी, बिकॉज ऑफ द कार्बन डेटिंग टेक्निक। एंड उसी में C14 यानी कार्बन के 14 आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब हम चलते हैं हमारे आज के और इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर। जैसे अभी अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री बोलो फैक्ट्री बोलो जो भी बोलो, उसके अंदर क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी किससे बनता है, न्यूक्लियर एनर्जी से बनता है। अब न्यूक्लियर एनर्जी मतलब क्या, ऐसे एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियर पावर बहुत ज्यादा है। तो होता यह है कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर एक समझ लो भट्टी जैसा काम करता है। तो ये एक रिएक्टर एक मशीन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है बाय यूजिंग द एटॉमिक एनर्जी। एटम का एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। एटम, हमने एटम पढ़ा है, तो वो सोचो उस एटम की एनर्जी, लेकिन एटम किसका है भाई, यूरेनियम 235 एलिमेंट का। ठीक है, इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम 235 एलिमेंट आइसोटोप। तो ये यूरेनियम 235 का जो एटम होगा ना, वो इतना पावरफुल है कि मतलब मैं क्या ही बोलूं, कि अगर गलती से ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं अगर वो एक्सप्लोड कर गए ना, तो आधा से आधा शहर, आधा से आधा स्टेट को खा सकते, खत्म कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते। देखा है ना एटम बम फटता है कैसा, न्यूक्लियर बम हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर गिरा था, कितना खतरनाक था। तो वही चीज है ये भी, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सके। और वो जो बॉम्ब बनाया जाता है वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे
ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, और वो न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, यहाँ पे यूरेनियम 235। ऐसे और भी फ्यूल होते हैं, थोरियम होता है और भी चीजें होती है, लेकिन हम बात करें यूरेनियम 235 में। तो होता क्या है, देखो बेसिक बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। तो लिया जाता है यूरेनियम 235 का एटम, उस यूरेनियम 235 को क्या किया जाता है, न्यूक्लियर फिजन में भेजा जाता है। किसमें भेजा जाता है, न्यूक्लियर फिजन में भेजा जाता है, यानी न्यूक्लियस के ऊपर रिएक्शन होगा, इसका होता है बम्बार्डमेंट। ठीक है, यानी एक रिएक्शन हो रहा है समझ लो। तो बम्बार्डमेंट जो होता है, बम्बार्डमेंट, ठीक है, बम्बार्डमेंट जो हो रहा है इसके वजह से दो चीज में ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि दो पार्ट में ब्रेकडाउन होता है। एक है क्रिप्टॉन 92 आइसोटोप, एक है बैरियम 142, और साथ में कुछ 2-3 और न्यूट्रॉन भी निकल जाते हैं, साथ में 2-3 न्यूट्रॉन्स भी निकल जाते हैं। तो यहां पे क्रिप्टॉन और बैरियम निकलते हैं, और उसमें कंटिन्यूअस क्या होता है, अगेन यहां पे यूरेनियम 235 का इन्वॉल्वमेंट होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और ये एक चेन रिएक्शन होता है जिसके वजह से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। और वो रिलीज एनर्जी जो इतनी खतरनाक एनर्जी है कि उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मॉडरेटर्स एंड कंट्रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, ताकि कुछ एक्सप्लोजन ना हो। और इतना प्रोटेक्शन होता है कि एक्सप्लोजन होने का बहुत कम चांस होता है, लेकिन अगर एक्सप्लोजन हो गया तो चेरनोबिल डिजास्टर, एक सर्च करना, यूक्रेन में चेरनोबिल करके एक जगह है, वहां पे ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। पूरी जो एनर्जी बनाने वाली जो ये प्लांट थी वो ये हो गई थी, एक्सप्लोड कर गई थी, और इतना भयंकर सिचुएशन हुआ था कि आप सोच नहीं सकते। एक बार सर्च जरूर से करना, आपके पास इंटरनेट तो है, सर्च करना चेरनोबिल डिजास्टर। ठीक है, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही लिया जाता है और उससे बनाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में, आपके पावर स्टेशन में सप्लाई की जाती है। ठीक है, क्लियर? तो बस इतना ही था, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। क्लियर? बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये पूरे के पूरे टॉपिक्स और ये एंटायर चैप्टर हमारा इनसाइड द एटम ये होता है कंप्लीट। ठीक है, तो कैसा लगा ये चैप्टर, अच्छे से मुझे कमेंट करके बताना, अपना प्यार देना अच्छा। और अगर ये वीडियो पसंद आए, चैप्टर पसंद आए, तो लाइक जरूर से करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।